हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपका अगेन ज्वेलरी सेक्टर का स्टॉक है। और आपको पता है कि मैं ऑलरेडी ज्वेलरी स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ और काफ़ी बुलिश भी हूँ उन सारे कंपनीज के ऊपर, क्योंकि अभी इंडिया में हो चाहे कहीं पे भी हो, ज्वेलरी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करते हुए नजर आ रहा है और इंडिया में खास करके और ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। क्योंकि अभी अभी भी अगर मैं देखूँ तो आपका लगभग 40-50% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मतलब मान लीजिए आप अपने गली नक्कुड़ में गए या कहीं मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी का दुकान खोल के बैठा रहता है और वहाँ पे वो अपना ज्वेलरी बेचता है। तो उन सब बिजनेसेस में क्या है कि आजकल के ज़माने में ट्रस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है और जो ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, जो पूरा आपका मान लीजिए हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं, जो एक मतलब ट्रस्ट बना पा रहे हैं कस्टमर्स के साथ, उनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो जो अकेले काम करते हैं उनको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और जो कॉर्पोरेट बेसिस पे काम करते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है इंडिया में और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ, ये सिर्फ ज्वेलरी सेक्टर में नहीं हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। आप कहीं पे जाकर देखिए, आजकल लोग कपड़े भी जो खरीदते हैं, पहले लोग कहीं भी रास्ते में जाएंगे, दुकान में कुछ नॉर्मल सी दुकान है वहाँ से खरीदते थे। बट आज के ज़माने में आदमी क्या कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी उसका इनकम लेवल बढ़ रहा है तो वो मिंत्रा से ऑर्डर कर रहा है, मॉल्स में जाके खरीद रहा है, जहाँ पे कुछ ब्रांड का उसको टैग मिल जाए या जहाँ पे उसको कुछ प्रीमियम फीलिंग जैसा कुछ है। तो ये हर जगह हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ज्वेलरी सेक्टर में भी ये देखने के लिए मिल रहा है। अब ज्वेलरी भी जो है वो दो टाइप का है। एक, अगर मैं अपने पेरेंट्स का ज़माने का बात करूं, मतलब मान लीजिए आज पेरेंट्स का भी नहीं, आज से 5-7 साल पहले, 10-15 साल पहले का बात भी देखेंगे तो ज़्यादातर जो सेल्स हो रहा था वो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी पे चल रहा था। मतलब वहाँ प्योर गोल्ड की चीज़ों को लोग खरीदते थे और उसको ज़्यादा वैल्यू भी करते थे। साउथ में अभी भी ये चीज़ मैंने देखा है कि जो प्योर गोल्ड है उसके ऊपर लोग खरीदते हैं, या कुछ अगर ज्वेलरी बनाना है तो उसका ही बनाते हैं। बट नॉर्थ में और बाकी जगह में मैं देख रहा हूँ कि अभी ज्वेलरी का लोगों को फैशन की तरह यूज़ कर रहे हैं। मतलब पहले लोग जब शादी वादी हुआ तो ज्वेलरी देंगे, उन ज्वेलरीज को ज़्यादातर लोग घर में रखते थे। बट अभी सिचुएशन क्या हो रहा है कि लोगों को पसंद है ज्वेलरी पहन के फ्लॉन्ट करना, एज ए फैशन मतलब हो गया। और उसमें भी वो लोग क्या चाहिए, उनको बहुत बेहतर डिज़ाइन चाहिए, वेस्टर्न डिज़ाइन, स्टाइलिश डिज़ाइन, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो सिर्फ जो गोल्ड का ज्वेलरी होता है उसमें डिज़ाइन इतना ज़्यादा बनाना बहुत मुश्किल है, और अगर बनाते भी हैं तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके जगह पे आजकल क्या रहा है, स्टडेड ज्वेलरी। मतलब आपका जैसे एक अंगूठी है तो यहाँ पे गोल्ड तो रहेगा, बट उसके साथ साथ में वहाँ पे कुछ स्टोन्स लगे रहते हैं। तो उसमें डायमंड भी हो सकता है और कुछ अलग स्टोन्स भी हो सकता है, सैफायर भी हो सकता है, मतलब स्टोन्स लगे करते हैं। तो उस वाले में क्या होता है, जो स्टडेड ज्वेलरी है, एक तो देखने में अच्छा होता है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा खासा लगता है, प्लस उसमें जो कंपनीज का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो और ज्वेलरी सिर्फ गोल्ड का है तो हमको पता है कि गोल्ड का प्राइस जितना चल रहा है, अगर इतना ग्राम का ज्वेलरी है तो इतना होना चाहिए। उसके ऊपर आप जीएसटी थोड़ा बहुत लगा लीजिए और मेकिंग चार्जेस कुछ लगा लीजिए और सर्विस चार्जेस कुछ लगा लीजिए। तो एक लिमिट से ज़्यादा हम चार्ज नहीं कर सकते। तो जितना अच्छा काम करने के बाद भी आपका ब्रांड अगर बहुत अच्छा है तो भी आप एक लिमिट से ज़्यादा मार्जिन उसमें नहीं कमा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली लोग जब गोल्ड देखते हैं तो उसका प्राइस उनको दिखता है कि प्राइस इतना होना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं इतना प्रीमियम दे सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं मिलता। बट स्टडेड ज्वेलरी में क्या है, आप गोल्ड का प्राइसिंग तो कर सकते हो, बट जो उनका जो जो स्टोन्स लगा है, जो डायमंड लगा है, उसमें नॉर्मली क्या होता है, मार्जिन बहुत ज़्यादा इन लोग का होता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे भी तो इन ऐसे कंपनीज का जो एबिटा मार्जिन है वो 20% के ऊपर निकल के आता है। तो आप जो भी कंपनीज का देखिए, हर कंपनी ने यही बोला है कि स्टडेड ज्वेलरी में हम लोग जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना लोगों के लिए गोल्ड अनअफोर्डेबल होते जा रहा है। सब लोग गोल्ड को नहीं खरीद पा रहे हैं। तो एक तो दो काम कर रहे हैं, एक तो कैरेट कम कर देने, जो पहले 22 कैरेट का बिकता था अब 18 कैरेट, 14 कैरेट और 7 कैरेट भी आ चुका है। और दूसरी बात ये कि स्टडेड ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं, जो सस्ता भी होता है और उनमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो पीएनजीएस रेवा डायमंड बोल की कंपनी है, उसका रिसेंटली आईपीओ आया है, मेरे ख्याल से 1-2 महीना हुआ होगा। और ये आईपीओ का जो कंपनी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसमें इन्वेस्ट फिलहाल नहीं करूँगा, आपको पहले बोल देना चाहता हूँ, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, इसको मैं और 1-2 क्वार्टर ट्रैक करूँगा। उसके बाद अगर मुझे दिखता है कि हाँ, कंपनी जो बोल रही है वैसा अगर एक परफॉर्म करके दिखा पाती है, तब यहाँ पे एक स्टेक ले सकते हैं। तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये जो पीएन गडगिल बोल की एक कंपनी ऑलरेडी जो ज्वेलरी बेचती है, उसी से निकल कर एक्स्ट्रा से कंपनी इन्होंने बना दिया है। तो मेन इन्होंने जो आईपीओ से पैसा उठाया है वो पैसा इसलिए उठाया कि ये लोग नया नया दुकान खोलना चाहते हैं। अब मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, उन्हीं कंपनीज की तरफ आपको फोकस करना है जो अपने आप को बड़ा करने का सोच रहे हैं। तभी हमारा जो कैपिटल उसमें लगा है वो कैपिटल उस कंपनी के साथ ही बड़ा होगा। जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, जब उसका सेल्स बढ़ेगा, कस्टमर्स बढ़ेंगे, तब उस कंपनी का पैसा बढ़ता है और तब हमारा कैपिटल भी बढ़ता है। तो कंपनी के पास अभी लगभग 33 या 34 स्टोर्स है। तो वो जितने भी स्टोर्स है वो सारे के सारे SIS मॉडल पे है। SIS मतलब शॉप इन शॉप।
मतलब जैसे आप अगर मॉल में जाते हैं तो उस मॉल के अंदर आपको दूसरे कंपनी का भी क्या होता है, आपको दुकान दिखता है, तो उस टाइप में इनका भी चल रहा है। बट ये बोल रहे हैं कि हम लोग अभी कोको मॉडल पे जाएंगे। अब कोको मॉडल सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट कुछ भी नहीं है, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड, मतलब कंपनी खुद ही अपना दुकान लगाएगी और खुद ही चलाएगी। और एक होता है फोको मॉडल, मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, मतलब उसको जो दुकान का सेटअप करने का जो पैसा होगा, जो खर्चा होगा, वो एक फ्रेंचाइजी लगाएगी, लेकिन उसमें जो भी उसके स्टाफ होंगे, उसको जो बिजनेस चलाना है वो कंपनी चलाता है। तो ये सब कुछ मॉडल्स होता है। तो कंपनी बोली कि हम लोग कोको मॉडल की तरफ बढ़ने वाले हैं और आने वाले 2-3 सालों में, मेरे ख्याल से 2 साल में ही वो लोग 15-20 स्टोर्स को नया खोलेंगे, जिसमें से 2027 जो आने वाला है उसमें ये लोग खोलेंगे लगभग 6 से 8 स्टोर। 2027 मतलब FY27, जो कि इनका ये जो मार्च महीना खत्म हो रहा है ना, उसके बाद FY27 स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं उसको। तो इस आने वाले अगले 1 साल में, मतलब कि मान लीजिए 9 महीने के अंदर ये लोग लगभग 6 से 8 स्टोर खोल देंगे। और इनका जो केपेक्स होने वाला है पर स्टोर के ऊपर, वो 19 से 20 करोड़ का होने वाला है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इनका जो मेन फोकस अभी है वो महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र के साथ साथ ये लोग आसपास जो नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे, उसके बाद ये लोग साउथ के ऊपर फोकस करेंगे। बट मेनली जो इनका बिजनेस आएगा वो महाराष्ट्र से आएगा 60% जैसा, और जो 40% है वो नॉर्थ इंडिया, जो बाकी बचा, और कुछ आपका साउथ इंडिया से भी आएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि साउथ इंडिया में अभी भी लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्योर गोल्ड के ऊपर ही, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड से जो उन लोगों का रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है और मतलब बहुत पहले चलता आ रहा है। तो ये भी ट्रेंड साउथ में भी जाएगा, बट इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अभी के टाइम में नॉर्थ में ये ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है कि लोग स्टडेड ज्वेलरी की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर उसमें उनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो मेन नॉर्थ में कंपनी फोकस करने वाली है। और कंपनी का अगर मैं नंबर्स देखूँ तो इस बार कंपनी ने लगभग आपका 40% का ग्रोथ दिखाया है रेवेन्यू में। अगर सितंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर का देखूं तो 40% का ग्रोथ दिखाया है। और कंपनी बोली कि हम लोग का जो बिजनेस है ये हमको ट्रैक करना पड़ेगा YoY बेसिस पे, मतलब पिछले साल से इस साल का कंपेयर करना है, क्योंकि जो ज्वेलरी बिजनेस है वो हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। जब आपका Q3 Q4 रहता है, उस टाइम में शादी का सीजन रहता है, फिर दिवाली आता है, नवरात्रा आता है, उस टाइम में ज्वेलरी का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। और जो Q1 Q2 जो रहता है, Q2 Q3, उसमें क्या होता है, कुछ बहुत बड़े फेस्टिवल्स नहीं रहते, तो उसमें इनका बहुत ज़्यादा बिजनेस में डिमांड नहीं रहता है। एक क्रिसमस के टाइम में भी इनका अच्छा खासा डिमांड बढ़ता है। तो अगर हमको कंपनी को ट्रैक भी करना है तो हमें YoY बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा कि पिछले साल के Q1 में क्या किया और इस साल के Q1 में क्या किया, तब हमको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा। तो नेट अगर बोलूँ तो ये कंपनी सब कुछ सही कर रही है, एक्सपेंशन के लिए पैसा उठाया है। अगले 1 साल 2 साल के अंदर 12-15 स्टोर्स खोलेगी, मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा कमाती है। और कंपनी बोली कि हम लोग अभी ब्रांड पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मल आप दुकान में जाते हैं तो कई बार आपको वो लोग सामान, मतलब कि जो ज्वेलरी है वापस ले लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। तो ये बोल रहे कि हम लोग का जो एक ब्रांड ट्रस्ट ये बन रहा है कि आप हमसे कुछ सामान लोगे तो सेम प्राइस पर, या उस टाइम पे गोल्ड का जो प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे आप किसी भी टाइम पे आके बाय बैक कर सकते हैं, मतलब आपने सोने को दीजिए और पैसा वापस ले लीजिए। तो ये सब फैसिलिटी लोग कंपनी को दे रहे हैं। तो मेन फोकस इनका ये है ब्रांड बिल्डिंग, एक्सपेंशन और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ला सके। और इनका जो मेन जो दुकान अभी तक था वो सारे के सारे मॉल्स के अंदर था। तो मॉल में खोलने का एक फ़ायदा ये होता है कि उनको फुटफॉल बहुत मिलता है, क्योंकि मॉल में मान लीजिए रोज़ आदमी लोग जाते ही है, 1000, 2000, 3000 जितना भी जाता है, तो उसमें से अगर फुटफॉल ज़्यादा है, ज़्यादा आदमी जा रहे हैं, तो उसमें से कन्वर्ट होने के चांसेस भी क्या है, ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको रोज़ आदमी जा रहा है, वहाँ पे रोज़ आदमी को दिख रहा है कि हाँ इस दुकान में ज्वेलरी मिल रहा है, तो किसी को अगर लेना होगा तो आराम से जाके वो ले सकता है। और जब कोई चीज़ रोज़ रोज़ मेरे आंखों के सामने आता है तो एक ब्रांड मेरे ब्रेन में इमेज बन जाता है कि हाँ वो ब्रांड मैंने कहीं दिखा हुआ था। तो ये सब करने में कंपनी लगी हुई है, लेकिन अभी इस कंपनी ने कुछ प्रूव करके नहीं दिखाया। ये कंपनी बोल बहुत अच्छा रही है, तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन मैं कूद के इसमें भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं अभी 1-2 क्वार्टर इस कंपनी को वेट करूंगा, ट्रैक करूंगा, अगर सब कुछ ठीक दिखता है उसके बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। और आप लोग को पता ही होगा, अगर आप मेरे वीडियोस को बहुत पहले से देख रहे हो, तो एक ही बार में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी कंपनीज है उन सब के ऊपर मैक्स टू मैक्स 5-6% का एलोकेशन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 1%, मेरा पोर्टफोलियो जितना का भी हो, मान लीजिए अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है तो उसका 1%, 1 लाख रुपीज़ में इसमें लगाऊंगा और उसको मैक्स में लेके जाऊंगा 5 लाख रुपीज़ तक, ताकि मेरा जो है जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अच्छा खासा हो जाए और बहुत ज़्यादा मुझे रिस्क भी ना मिले। तो बहुत ज़्यादा कंपनीज में नहीं लगाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 20 से 25 कंपनी काफ़ी होती है। आप उनमें इन्वेस्ट करके रखिए और उनको रोटेट करते रहिए, मतलब कोई कंपनी खराब कर रहा है तो उससे निकलिए और अच्छे कंपनी में पैसे को डालिए। ये सिस्टम फॉलो कीजिए, आपका कैपिटल बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो ये था मेरा कंपनी PNGS रेवा डायमंड के ऊपर। आपको अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर इसका जो आगे आने वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट आएगा वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही, बट एज ए डिस्क्लेमर बोल देना चाहता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये सिर्फ मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट आता है तो आप खुद भी थोड़ा बढ़िए, खुद भी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन बनाना है कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है।